नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि नेस्ट में अभी तक कोई सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, इसलिए कोई सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म रूल्स नेस्ट में नहीं थे। तो ईएमआरएस में उसके रिगार्डिंग अब रूल्स बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और आप देखते हैं कि डेली या एक दो दिन के अंदर कोई ना कोई लेटर आ जाता है जो कि आपके ईएमआरएस की फंक्शनिंग, आपके सर्विस कंडीशंस वगैरह के बारे में होता है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और मतलब लीव्स, एचआरए और आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक ऑफिशियल लेटर जारी करके नेस्ट ने उसके रिगार्डिंग एक पूरा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो फ़िलहाल ये लेटर जो है वो नोडल ऑफिसर और स्टेट सोसाइटी को लिखा गया है। गाइडलाइंस टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ सेलेक्टेड थ्रू ईएसएससी 2023। तो ईएसएससी 2023 के थ्रू जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको जो ग्रीवेंस है, उनकी जो सवाल है, उनकी जो समस्या है, उनके समाधान करने के लिए ये लेटर जारी किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, मैनी ग्रीवेंस आर बीइंग received related to various area for effective functioning of all EMRS of the following guidelines are hereby intimated. Entitlement of leave and sanctioning authority. So at EMRS level, principal may be empowered to sanction all kind of leaves: casual leave, earned leave, half pay leave, child care leave, maternity leave, paternity leave, extraordinary leave, commuted leave and restricted holiday as applicable, as per GOI norms to staff of EMRs other than case of self, other than child care leave and maternity leave, अदर देन सेल्फ। यानी कि मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जो है अपने अलावा स्कूल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी सभी प्रकार की छुट्टी अप्रूव करने के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा। यानी कि आपकी जितनी भी छुट्टियां सैंक्शन होगी वो प्रिंसिपल ही करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, केवीएस या एनवीएस में भी सेम ही होता है, प्रिंसिपल ही आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है। तो प्रिंसिपल ही यहाँ पे ईएमआरएस में भी आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, और आपके हर प्रकार के लिए प्रिंसिपल ही सैंक्शन करेगा, ना कोई स्टेट सोसाइटी, ना कमिश्नर, ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना जॉइंट कमिश्नर, कोई नहीं। सिर्फ एक ईएमआरएस का प्रिंसिपल आपकी छुट्टियाँ अप्रूव करेगा। इस बस प्रिंसिपल की जो छुट्टियां हैं वो अपनी छुट्टियां अप्रूव नहीं कर सकता, उसके अलावा ये स्कूल का जो सभी स्टाफ है उसकी छुट्टियां वही अप्रूव करेगा। आगे क्या लिखा है, अदर देन चाइल्ड केयर लीव एंड मैटरनिटी लीव, लीव ऑफ एनी काइंड बियॉन्ड 30 days इन रेस्पेक्ट ऑफ ईएमआरएस स्टाफ विल बी सैंक्शन बाय स्टेट सोसाइटी। मतलब चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव के अलावा, जैसे कि आपको पता है मैटरनिटी लीव आपकी 6 महीने की होती है, एक मुश्त दी जाती है ये। तो मैटरनिटी लीव आपको एक मुश्त दी जाएगी जो कि 30 दिन से ज़्यादा होगी, और चाइल्ड केयर लीव भी जो होती है वो प्रिंसिपल दे सकता है 30 दिन से ज़्यादा। इसके अलावा कोई भी अगर लीव है, चाहे वो ईएल हो, चाहे ईओएल हो, या हाफ पे लीव हो, या कैजुअल लीव, तो खैर 30 दिन से ज़्यादा का कोई मतलब नहीं होता, और या अदर कोई कम्यूटेड लीव हो, यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर अगर आप ईओएल वगैरह ले रहे हैं, तो कोई भी प्रकार की अगर छुट्टी है तो 30 दिन से अगर वो ज़्यादा है तो वो स्टेट सोसाइटी द्वारा सैंक्शन की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मैटरनिटी लीव या सीसीएल के अलावा अगर अन्य किसी प्रकार की लीव है 30 दिन से ज़्यादा है, तो वो छुट्टी स्टेट सोसाइटी द्वारा सैंक्शन की जाएगी। अगर आप मान लीजिए आप 60 दिन के लिए ईओएल के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो आपकी छुट्टी प्रिंसिपल सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी जो है वो स्टेट सोसाइटी होगी। 30 दिन से कम की अगर कोई भी छुट्टी है, अगर चाहे ईओएल भी आप ले रहे हैं 30 दिन से कम, तो उस केस में आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहेगी वो प्रिंसिपल रहेगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि आपकी 30 दिन से अगर ज़्यादा छुट्टी है तो आपको स्टेट सोसाइटी से छुट्टी जो है वो सैंक्शन करवाना होगा। इफ़ पीरियड ऑफ लीव अदर देन चाइल्ड केयर लीव एंड मैटरनिटी लीव एक्सीड्स 3 months, द केस में बी रेफर टू द नेक्स्ट। और अगर 3 महीने से ज़्यादा, मतलब अदर देन चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव, उसमें पूरी अथॉरिटी प्रिंसिपल को दी गई है सैंक्शन करने की, कि आप 30 दिन से ज़्यादा दीजिए या 3 महीने से ज़्यादा दीजिए, जो भी है, तो वो जो है प्रिंसिपल अप्रूव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए, मैंने जैसे बताया, अगर 30 दिन से कम है, सपोज़ 29 दिन या 30 दिन की छुट्टी है, तो आपका प्रिंसिपल अप्रूव कर सकता है। 30 दिन से 89 डेज़, मतलब 90 डेज़ तक अगर आपकी छुट्टी है, 31 दिन से 90 दिनों तक अगर आपकी छुट्टी है, तो वो आपकी छुट्टी स्टेट सोसाइटी सैंक्शन करेगी। और अगर आपकी छुट्टी 3 महीनों से ज़्यादा है, यानी कि 90 दिनों से अगर आपकी छुट्टी ज़्यादा है, तो वो मामला जो है वो नेक्स्ट को रेफ़र किया जाएगा, यानी कि वो छुट्टी आपकी नेक्स्ट से सैंक्शन होगी। तो सपोज़ अगर आप कहीं पे 60, मतलब
4 महीने के लिए यानी कि 120 दिन के लिए सपोज़ अगर आप EOL डालते हैं तो आपका जो छुट्टी है वो नेक्स्ट से सैंक्शन होके आएगी, तभी आपकी छुट्टी वो अप्रूव मानी जाएगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल कैजुअल लीव एंड रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बी सैंक्शन बाय स्टेट सोसाइटी फॉर अदर काइंड ऑफ लीव प्रिंसिपल other kind of leave application is to be submitted through state society to नेस्ट हेडक्वार्टर फॉर सेंक्शनिंग। तो प्रिंसिपल की जो कैजुअल लीव है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी कि 8 CL और 2 RH ये जो है वो स्टेट सोसाइटी सेंक्शन कर सकती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जो छुट्टियां हैं HPL हो गया, EL हो गया, EOL हो गया, कोई भी अन्य प्रकार की छुट्टी है तो वो सेंक्शन कराने के लिए वो स्टेट सोसाइटी के थ्रू हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा, नेक्स्ट हेडक्वार्टर को, वहीं से छुट्टी सेंक्शन होकर आएगी। तो इस प्रकार से आपकी छुट्टी की जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके बारे में आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा मैटर है स्टडी लीव। तो स्टडी लीव में आपको बता देता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है और मतलब जब से आया है लेटर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास टेलीग्राम के थ्रू आ चुके हैं। तो इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ EMRS देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडी लीव। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई TGT में लगा है, BA BSc वगैरह किया तो वो MA MSc करना चाहता है ना, या कुछ कैंडिडेट्स PhD करना चाहते हैं या जो भी है मतलब हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार की स्टडी लीव नहीं मिलेगी। इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ EMRS देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडी लीव। स्टडी लीव का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो कैंडिडेट्स का सवाल ये है कि सर अगर मैं MA करता हूँ तो जो छुट्टी होगी वो तो स्टडी लीव हो जाएगी, तो स्टडी लीव तो मिलेगी नहीं, तो मैं क्या हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी लीव मैं आपको सब पहले समझा देता हूँ होता क्या है। स्टडी लीव ये होता है कि अगर मान लीजिए आप MA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, आपको स्टडी लीव का अगर प्रोविज़न है तो उसमें क्या होता है कि पूरे आपको रेगुलर डिग्री करने के लिए वो छुट्टी दी जाती है और उसमें आपको 2 साल की पेड लीव मिल जाती है कि आप पेड लीव लीजिए, आपको इस दौरान सैलरी मिलती रहेगी और आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में जाके अपनी जो रेगुलर डिग्री है यानी कि 2 साल की MSc MA वगैरह उसको पूरा कीजिए, वो होती है स्टडी लीव। आपकी जो लीव है वो स्टडी लीव में काउंट ही नहीं होती है। वो आपको जो लीव लेके जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए वो आपको अपना EL में से लेके जाना होगा या CL में से लेके जाना होगा या कुछ भी ना होने पे EOL लेना होगा, तो वो स्टडी लीव काउंट नहीं होता। तो स्टडी लीव क्या होता है? ये प्रॉपर छुट्टी होती है, पेड लीव होती है, 1 से 2 साल तक इसकी ड्यूरेशन होती है, जो आपको कोई रेगुलर कोर्स करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से रेगुलर कोर्स करने के लिए दी जाती है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। यहाँ पे KVS NVS कोई भी स्टडी लीव नहीं देता है और स्टडी लीव का प्रोविज़न बहुत कम ही जॉब्स में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पूरी तरीके से 1 या 2 साल का कोर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी से करने के लिए पेड लीव दी जाती है। उस दौरान उन 2 वर्षों के दौरान आपको पूरी सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट आपको एक भी दिन जो अपना वर्किंग प्लेस है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो फुल्ली पेड लीव होती है, तो वो आपकी स्टडी लीव होती है। कहीं किसी जगह पर वो हाफ पे भी हो सकते हैं, मतलब प्रोविज़न अलग अलग हो सकते हैं, बट वो पूरी तरीके से आपको उस ड्यूरेशन में जो 2 साल आप कोर्स करेंगे, 1 साल जो कोर्स कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको एक बार भी अपने वर्किंग प्लेस में नहीं जाना होता है, वो होता है स्टडी लीव। अब आपका सवाल उठता है कि क्या मैं MA MSc MCOM या PhD परस्यू नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे स्टडी लीव का प्रोविज़न ही नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी परस्यू कर सकते हैं बशर्ते आप उनसे छुट्टी ना मांगे। छुट्टी कैसे मांगनी है? बस आपको जो मतलब आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे उस दौरान आपको अगर CL से आपके एग्ज़ाम मैनेज हो जा रहे हैं तो CL ले लेनी है, EL मिलेगी, EL से आपके एग्ज़ाम मैनेज हो जा रहे हैं तो EL ले लेनी है। अगर CL EL कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको उस केस में EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती ही उस कंडीशन के लिए जब आपके पास किसी भी प्रकार की लीव नहीं होती है, उस केस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वहाँ पे मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो जिन लोगों के ये सवाल हैं कि हम PhD परस्यू नहीं कर सकते क्या, MA परस्यू नहीं कर सकते क्या, MSc परस्यू नहीं कर सकते क्या, वो सवाल व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये फुल्ली स्टडी लीव की बात चली थी, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। बाकी आप अपनी जो भी छुट्टी है EL CL EOL वगैरह लेकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है इशुएंस ऑफ NOC
for applying appearing for higher post. So if candidate had already applied before joining EMRS, the same may be granted by the principal for all employees other than self. In respect of principal, state society are empowered to sanction. For fresh application, NOC shall not be issued during the probationary period of employees. तो यहाँ पे देखिए क्लियर, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो मैंने कई बार बोला है कि अगर आप किसी नई जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे EMRS में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको प्रिंसिपल को रिटर्न इंटीमेशन देना होता है कि मैंने इन फॉर्म्स में अप्लाई किया हुआ है। तो मतलब अगर मान लीजिए आपने EMRS ज्वाइन करने से पहले 4 फॉर्म्स अप्लाई किए हुए हैं, तो उन 4 फॉर्म्स को आप रिटर्न इंटीमेशन देंगे अपने प्रिंसिपल को कि हाँ सर, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले इन जगह पर अप्लाई किया हुआ है। तो उस केस में आपको इजीली प्रिंसिपल के थ्रू NOC मिल जाएगा। यहाँ पे जो NOC देने की जो अथॉरिटी रखी गई है स्कूल के सभी स्टाफ के लिए, यानी कि प्रिंसिपल के अलावा सभी स्टाफ के लिए जो NOC देने की अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल है, और स्टेट सोसाइटी जो है वो प्रिंसिपल को NOC देगी। और यहाँ पे एक क्लॉज ये जोड़ा गया है कि NOC सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपने अभी भी इंटीमेशन नहीं दिया है अपने प्रिंसिपल को पहले की अप्लाई किए हुए फॉर्म के बारे में, तो अभी भी आप इंटीमेशन दे दीजिए, तो आपको इजीली NOC मिल जाएगी। अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा अपना स्कूल की तरफ से, EMRS की तरफ से, नहीं तो आपको NOC मिलने में दिक्कत आएगी। और जैसे नए फॉर्म्स अगर कोई अप्लाई करें, जैसे बहुत सारे साथियों का कहना था कि हम SSC CGL अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे किसी भी नए फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको NOC EMRS की तरफ से नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। चौथा पॉइंट है सैंक्शनिंग ऑफ HRA एंड EMRS for EMRS employees who are staying outside the campus. Wherever the accommodation is not provided to the staff in EMRS campus, HRA is applicable in respective area may be sanctioned by the principal. If the staff is not residing in allotted accommodation, the staff is not eligible for drawing HRA. The principal has to mandatorily reside in quarter constructed for the purpose in the campus if house is available. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर EMRS कैंपस में अकोमोडेशन नहीं दिया गया है किसी टीचर को, तो वहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा उन एम्प्लॉयज़ को HRA दिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है कि तो जिन साथियों को समस्या थी कि HRA मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए ये क्लियर हो गया है कि जिन साथियों को क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है किसी कारणों से, या क्वार्टर बने नहीं है, या कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको HRA एप्लीकेबल होगा, HRA उन लोगों को मिलेगा। दूसरा बात ये लिखी गई है कि अगर आपको क्वार्टर अलॉट तो हुआ है बट आप रह नहीं रहे हैं उसमें, आप बाहर जाके कहीं रह रहे हैं, तो आपको HRA नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वार्टर तो मिला है, वो आपकी मर्ज़ी है आप उसमें रहें या ना रहें। तो आपको अगर क्वार्टर अलॉट हुआ है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, आप उसमें रहें चाहे ना रहें। प्रिंसिपल को मैंडेटरी है कि वो स्कूल में ही रहेगा। अगर हाउस अवेलेबल है, यानी कि घर, प्रिंसिपल का जो घर है वो अवेलेबल है, तो प्रिंसिपल को वहाँ पे कैंपस में ही रहना कंपलसरी है। हॉस्टल वार्डन हैव टू स्टे इन EMRS कैंपस ओनली। हॉस्टल वार्डन किसी भी कंडीशन में कैंपस से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हॉस्टल वार्डन के हाथ में होती है। तो हॉस्टल वार्डन को तो EMRS कैंपस में ही रहना है, वो बाहर रह ही नहीं सकते हैं। तो उनके लिए तो HRA का कोई मैटर है ही नहीं, जो वो बाहर नहीं रह सकते तो HRA का कोई मैटर नहीं होता। तो अरेंजमेंट जो है उनके रहने के वो प्रिंसिपल को अपने स्तर पर करने होंगे। तो हॉस्टल वार्डन को हर हालत में कैंपस में ही रहना होगा, वो बाहर नहीं रह सकते। फिर फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ। इट इज़ कम्युनिकेटेड दैट द ट्रांसफ़र विल बी इफेक्टिव थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल ऑफ नेस्ट which will be made live once transfer policy is published. No request of transfer will be entertained by नेस्ट। तो अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जब ऑनलाइन मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाएगी तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का पोर्टल बन जाएगा, तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिए जाएंगे। एक्सटेंशन टू ज्वाइन EMRS। तो सोसाइटीज़ आर एम्पावर्ड टू decide on case-to-case basis. Only genuine cases may be considered for a period up to 1 month from the last date as mentioned in order of the appointment. If female employee is on family way, the extension may be considered accordingly. If the candidate is already working in government organization, notice period in the present organization may be considered for the extension.
तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन की बात बताई गई है कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जो आपकी जॉइनिंग अथॉरिटी होती है वही आपको एक्सटेंशन देती है। तो आपको जॉइन कराने की जो अथॉरिटी है यहाँ पे स्टेट सोसाइटी है, तो स्टेट सोसाइटी को ही देखिए यहाँ पे ज़िम्मा दिया गया है। यहाँ पे मैं तो कुछ चीज़ जो होती है वो पहले से ही मतलब अंडरस्टूड होती हैं कि अगर जो आपको देखिए जो जॉइनिंग अथॉरिटी है यहाँ पे स्टेट सोसाइटी को ज्वाइन कराने के लिए बोला गया, तो वही एक्सटेंशन देने की अथॉरिटी होगी, वही आपके रेजिग्नेशन को अप्रूव करने की भी अथॉरिटी होगी। तो मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो केस टू केस बेसिस पर स्टेट सोसाइटी डिसाइड कर सकती है, और जो जेन्युइन केस है उन्हें 1 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा का एक्सटेंशन उन्हें भी नहीं देना है। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय फैमिली वे में है यानी कि प्रेग्नेंट है और तो उन लोगों उनको उनकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन मिल सकता है, जो कि 6 महीने तक का भी एक्सटेंशन हो सकता है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एक्सटेंशन को उसके अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और उनको नोटिस पीरियड है उनका कुछ मतलब महीना 2 महीना जो भी नोटिस पीरियड है, तो उस नोटिस पीरियड के दौरान भी उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपको नोटिस पीरियड के दौरान डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ बोली गई है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको नोटिस पीरियड का जो टाइम है वो एक्सटेंशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि आपको उतने समय का एक्सटेंशन दिया जा सकता है ईएमआरएस के द्वारा। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट है कि बहुत सारे साथी हमारे रेजिग्नेशन भी दे रहे हैं, तो रेजिग्नेशन की रिगार्डिंग भी क्लैरिटी यहाँ पे दी गई है कि रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस रहा है। तो द टर्म्स एंड कंडीशन इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड। सोसाइटीज़ आर एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ अदर देन प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के अलावा जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं प्रिंसिपल के अलावा, सबकी जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी जो है वो स्टेट सोसाइटी है। इंटीमेशन इज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू नेस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टिंग एंड रिलीविंग ऑफ द कंसर्न स्टाफ, और जैसे ही आपका जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसका इंटीमेशन नेस्ट को उनको फॉरवर्ड करना होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल द प्रपोजल इज़ टू बी सबमिटेड थ्रू सोसाइटी टू नेस्ट इफ़ रिजाइन। फिर उसके बाद अगर प्रिंसिपल रेजिग्नेशन दे रहा है तो उसकी केस में स्टेट सोसाइटी प्रपोजल बना के नेस्ट को भेजेगी, नेस्ट जो है उस पर फाइनल डिसीजन लेगा, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी करना है। इफ़ द रिजाइन स्टाफ डिजायर्ड टू कम बैक द केस हैव टू बी रेफर्ड टू नेस्ट ओनली। अगर मान लीजिए आपने किसी भी कारणवश रिज़ाइन कर दिया, बट रिज़ाइन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे वहीं पर रहना है, वो उस जॉब को दोबारा से ज्वाइन करना है, तो उस केस में आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे दोबारा से ज्वाइन करने के रेजिग्नेशन देने के बाद भी आपका केस कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसे केस जो है वो नेक्स्ट को रेफ़र किए जाने होंगे। फिर उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, जो कि मतलब काफ़ी मतलब साथियों के साथ एक तरीके से बहुत ही शॉकिंग था कि जो छुट्टियां हैं वो 60 दिन रखी गई है वैकेशन। तो इंक्रीजिंग ऑफ पीरियड ऑफ वैकेशन टू 90 डेज सिमिलर टू जेएनवी के बराबर 90 डेज़ वैकेशन करने की जो बात की गई है, तो इसमें बोला गया है जो वैकेशन है वो 60 डेज़ का ही रहेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, यानी कि वैकेशन बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। मेडिकल फैसिलिटी की बात बोली गई यहाँ पे देखिए, तो मेडिकल फैसिलिटी का पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड एज ए इंटरिम मेजर इन on case to case basis. State society may sanction the reimbursement and charge the same under the salary head as per CGHS rate। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभी पॉलिसी बनी नहीं है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, बाकी आपका जो AMA वाली जो फैसिलिटी होती है वही मिलती है, क्योंकि अभी नवोदय में भी नहीं है और KVS में भी CGHS कवर्ड सिटी में अभी लागू किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है भविष्य में। बाकी CGHS मिलने की चांसेस बहुत कम हैं। और CSMA जो रूल्स होते हैं, CSMA रूल 1944 है शायद, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्न किया जाएगा। फ़िलहाल अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत ये किया गया है कि आपका जो भी क्लेम है उसका जो रिम्बर्समेंट है वो स्टेट सोसाइटी द्वारा किया जाएगा
और वो सीजीएचएस रेट पे किया जाएगा, यानी कि आपने जो भी बीमारी में इलाज किया है, आपके हॉस्पिटल ने जो भी बिल बना के दिया है वो अलग मैटर है। बाकी सीजीएचएस में उसका क्या रेट रखा गया है उसके अकॉर्डिंग उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा। तो अगर आपका कोई ऑपरेशन होता है, कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप रिम्बर्समेंट लेने के लिए मतलब एलिजिबल हैं स्टेट सोसाइटी से अपने। ऑफ़िस टाइमिंग क्या रहनी है, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ़िस स्टाफ जैसे आपका जीएसए हो गया, अकाउंटेंट वगैरह हो गया, तो ऑफ़िस टाइमिंग आपकी 9 एएम से 4 पीएम तक रहेगी, यानी कि 9 बजे से 4 बजे तक ऑफ़िस स्टाफ रहेगा विद हाफ एन आवर लंच ब्रेक। इसमें आपका आधा घंटे का लंच ब्रेक रहेगा। इट इज़ कम्युनिकेटेड दैट ईएमआरएस विल फंक्शन फॉर 6 डेज़ इन ए वीक, और उनको सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। तो दिस इशूज़ विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और मतलब अनुपम सोलांकर जी के सिग्नेचर हैं। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर भी अपनी समस्या रख सकते हैं। वहाँ पे आपकी समस्या का जो व्यक्तिगत समाधान है वो करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अपना बेसिक एजुकेटर बने रहिए, सोशल एजुकेटर को भी अपना प्यार दीजिए, और इस प्रकार की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद सोशल एजुकेटर। थैंक यू।